नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम यूनिट करने जा रहे हैं, एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 8 है। एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 8, जिसमें जो थिंकर जो दिए गए हैं सिलेबस में, वो है बसवन्ना। अब देखिए, जो इनका जो टाइम पीरियड है, ये आपका 12th सेंचुरी एडी है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिडीवल पॉलिटिकल थिंकर हैं इंडिया के। जो ये जो थिंकर है हमारे, ये इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में इंक्लूड करा है बसवन्ना को। और देखिए, जो ये जो थिंकर हैं, इनको लार्जली साउथ इंडिया में इनको हर कोई जानता है। लगभग बच्चों सबको शुरू से ही 7th और 8th 9th क्लास में इनके वचनों के बारे में बताया जाता है। इनकी कविताएं हैं। देखिए, इनको लोकेट करें तो ये कहाँ पे आते हैं? ये कर्नाटका से आते हैं, कर्नाटका। ठीक है, और इनकी जो भाषा है, जिस भाषा में इन्होंने अपना वचन को लिखा हुआ है, वो है कन्नड़ा। थोड़ा सा हम इनके बायो या फिर ब्रीफ इनका इंट्रो समझते हैं। देखिए, जो बसवन्ना है, ये एक ब्राह्मण परिवार में ही इनका जन्म होता है। ठीक है, कैसे ये अपने विचारों को कैसे ब्राह्मण थॉट से ऊपर लेके जाते हैं, या फिर ब्राह्मणिज्म को हटाकर अपने विचार को कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये चीजें हमें समझना है। तो देखिए, इनका जो जन्म है, ये ब्राह्मण परिवार में हुआ है। दूसरा, जो इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, जो एजुकेशन है, रिसीव्ड एजुकेशन इन वेदा, शास्त्रार्थ, उपनिषद, इन सब में इन्होंने अपना एजुकेशन, जो भी रिलीजियस एजुकेशन है, वो लिया इन्होंने। दूसरा क्या है, इन्होंने क्या करा? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़े शिव भक्त है। ठीक है, ये बोलते हैं ये बहुत बड़े क्या है, शिव भक्त है। ठीक है, शिवा जो है वो इनके केंद्र में है। ठीक है, दूसरे क्या है, इन्होंने जो कास्ट और स्क्रिप्चर्स थे, देखिए, जो कास्ट थी उसको तोड़ा, या फिर कास्ट सिस्टम को इन्होंने उस पर जोर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए। दूसरा, देखिए, हम सब ये मान के चल रहे थे कि जो सिद्धांत या फिर जो विचार या जो पंथ जो वेद उपनिषद में विश्वास नहीं रखती, वो हम उनको दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। तो जो जो वेद और उपनिषद में विश्वास रखते हैं, वो कौन कौन से हो गए? योग हो गया, वशिष्ठ हो गया, सांख्य हो गया, मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, न्याय हो गया। ये जो फिलोसफीज हैं, ये वेद के जो अथॉरिटी है, वेद की अथॉरिटी है, या फिर वेदों में विश्वास रखते। और जो वेद में विश्वास नहीं रखते, वो कौन कौन से हो गए? लोकायत, जिसे चारवाक फिलोसफी कहा जाता है, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया। और सेम बसवन्ना भी इसी स्टैंड पे अपने आप को खड़ा करते हैं कि ये जो है, ये वेद की जो सुप्रीमेसी है, इस पे विश्वास नहीं रखते। ठीक है, ये अलग से अपने एक तरह से सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत डिफरेंट है। वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बात करते हैं कि जो व्यक्ति का जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, यानी जो धार्मिक या फिर जो आध्यात्म का जो अनुभव है, वो व्यक्ति अपने कर्म को करते हुए ही पा सकता है। ठीक है, जो कर्म जो वो कर रहा है, चाहे कोई भी काम वो कर रहा है, उसके माध्यम से ही उसे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, यानी जो आध्यात्म का अनुभव है, यानी जो परमेश्वर का जो चिंतन है, या फिर परमेश्वर के साथ उसका जो मिलन है, जो ईश्वर और मानव के अंदर जो कनेक्ट है, वो अपने काम को करते हुए प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, जो थिंकर हैं ये बसवन्ना, ये लेबरिंग क्लासेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उनके लिए कैसे ये मोक्ष मिलेगा, तो उनको किस तरीके से, ठीक है, वो अपना काम करते करते ही मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, तो उसके बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे वो बात करें कि जो कॉमन लोग हैं, यानी जो वर्किंग क्लास है, उनको कैसे मोक्ष मिले इस जीवन में।
दूसरे क्या है, इनका जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, जो कर्नाटका में जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मणिज्म है, वो बहुत बहुत ऊंचाई पे है या फिर बहुत प्रस्पर, ठीक है, वो लोकल लोगों के लिए सोच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मणिकल बिलीफ्स हैं, जो जो आउटकास्ट है या फिर जिनको टेम्पल में नहीं, मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा, उनके लिए अपनी फिलॉसफी रखते हैं, एक आध्यात्म का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अगर हम पॉलिटिकल थिंकर के रूप में अगर हम बसवन्ना को समझे तो देखिए, ये इन्होंने जो भारत का जो समाज है उसको असली नजरिए से देखा है। क्यों? कि देखिए, जो भारतीय समाज जो है, भारतीय जो समाज है वो क्या है, एक धार्मिक समाज है, ठीक है। आप अगर इधर कोई रिफॉर्म करना चाहते हैं, आप इधर कोई सुधार करना चाहते हैं, तो आप धर्म को साइड में छोड़कर कोई धर्म सुधार नहीं कर सकते। तो इस बात को बसवन्ना समझ रहे, तो इन्होंने जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसको क्या एक माध्यम के तौर पे प्रस्तुत करा, माध्यम, कि हाँ, हम रिलीजन के माध्यम से बहुत सारी चीजों में हम अच्छा कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है लोगों का, जो जीवन यापन है, जो जीवन है, लोगों को सुधार सकते हैं, किसके माध्यम से, रिलीजन के टर्म, रिलीजन के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। और अगर हम देखिए, जो मॉडर्न टाइम में बहुत सारे जो थिंकर्स है, वो अपनी फिलोसफीज और अपने जो वक्तव्य है, अपने सिद्धांत दे रहे हैं, वो धर्म को कोई महत्व नहीं देते, और बल्कि जो भारतीय समाज है वो पूरी तरह से ज्यादातर धार्मिक मूल्यों पे चलती है। तो इस बात को जानते हुए बसवन्ना उस समय के समाज में जो धर्म है, धर्म के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं, जो कल्याण है, जो न्याय है, उसको स्थापित करना चाह रहे हैं। हम देखते हैं कि जो जो बसपन्ना है वो चैलेंज करते हैं ये जो ब्राह्मणिकल जो नॉर्म्स हैं, जो प्रैक्टिसेस है, जो जो ये जो प्रथाएं हैं, ये मापदंड है, इन सबको चुनौती दे रहे हैं, ठीक है। जो 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 सोच है ब्राह्मणवादी, उसको ये क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं अपने वचनों के माध्यम से। इसी माध्यम से जो 12th सेंचुरी एटी है, इसके अंदर जो बसवन्ना है, साउथ इंडिया में एक प्रोमिनेंट रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल रिफॉर्मर के तौर पे आते हैं। कि देखिए, जो इन्होंने लगभग व्यक्ति के, जो व्यक्ति है उसके रिलीजियस, दूसरा सोशल यानी सामाजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन सभी पक्षों को उन्होंने टच करा, उसमें रिफॉर्म करने की बात करी कर्नाटक के अंदर में। और अगर हम देखें तो ये चाइल्डहुड से इन्होंने ब्राह्मणिज्म का एक तरह से रिजेक्ट करा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जनेऊ को भी इन्होंने त्याग दिया था। और करियर में देखें तो देखिए, जो बसवन्ना है पहले अकाउंटेंट थे, फिर उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया। वहां के जो किंग था बिजला, उस किंगडम में उनके जीवन चरित्र में देखिए तो देखिए, जो जो वहां के जो राजा हैं, जो कल्याणा के राजा जो है, उनकी ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ड्यूटीफुलनेस, इन सबको देखते हुए, उनके फार साइडेडनेस को देखते हुए, उनको प्राइम मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर तक भी बना दिया। या फिर उस जगह पे प्राइम मिनिस्टर वर्ड नहीं, चीफ मिनिस्टर वर्ड यूज होता था। चीफ या प्राइम मिनिस्टर उस राज्य का बना दिया, क्योंकि जो वो फिलोसफी दे रहे थे, ईमानदारी की, समर्पण की, कर्तव्य पढ़नेता की, दूरदृष्टि की, जो जो चिंतन दे रहे थे, वो अपने जीवन व्यवहार में भी अपना रहे थे। उन्होंने जितने भी ये जो ब्राह्मणवादी जो रिचुअल्स है, ये जो सुपरस्टिशंस है, जो कर्म कांड है, ये जो अंधविश्वास है, इन सब पे इन्होंने अपनी निंदा करी। और आज भी आप सबने देखा होगा कि कर्नाटक में एक लिंगायत समाज है, लिंगायत, वो इनकी फिलॉसफी को आज भी मानता है। इसलिए और रिफॉर्म, देखिए, उन्होंने अर्थतंत्र में भी रिफॉर्म करने की बात करी, सामाजिक तौर पे रिफॉर्म, समाज में रिफॉर्म करने की बात करी। उनका जो कंसेप्ट है अनुभव मंटपा, मंटपा, जो अनुभव मंटपा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नोट कर लीजिए। अनुभव
मंतपा। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की सबसे पहली पार्लियामेंट थी। देखिए, आप सभी ने एक जर्मन फिलोसोफर का नाम जरूर सुना होगा, फ्रेडरिक एंजल। उन्होंने क्या एक वक्तव्य दिया है कि लेबर क्रिएटेड द मैन, लेबर क्रिएटेड मैन, कि जो जो श्रम है उसने व्यक्ति का निर्माण करा है। और बसवन्ना ने ये 12वीं शताब्दी में लिख दिया था कि वर्क इज वर्शिप। ठीक है, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और अगर हम सब देखें तो जो ये जो फिलॉसफी आती है आज की टाइम पे भी, हम डे टू डे लाइफ में भी बात करते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये जो आ रहा है जो चिंतन, ये कहाँ से आ रहा है? ये बसवन्ना की फिलॉसफी से ही आ रहा है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तो ये सब भी कहाँ से आ रहा है? बसवन्ना की फिलॉसफी से ही आ रहा है। उन्होंने कर्म को इतना महत्वपूर्ण कर दिया कि यही आपका मोक्ष का पर्याय है। अगर निष्ठावान अपने कर्तव्यों को सही से पालन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ही कैलाश है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर के अंदर ही वो कैलाश है। अगर हम बसवन्ना के थियोलॉजिकल आइडियाज को देखें, यानी जो धार्मिक विचार या फिर धर्म सिद्धांतिक विचार देखें, तो उन्होंने, देखिए भारतीय समाज उस समय क्या है 12वीं शताब्दी में, बहुत सारे जो जो देवी देवता है वो बहुत सारे हो गए। ठीक है, बहुत सारे देवी देवता है, किस तरफ जाए व्यक्ति पता नहीं है। तो उन्होंने क्या एक ईश्वरवाद पे जो ज्यादा जोर दिया, उन्होंने इष्टलिंग का बात करा, इष्टलिंग के बारे में बात करा। उन्होंने बोला कि नहीं, जो भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वो छोटे से जो जो इष्टलिंग है उसके माध्यम से भी आप रियलाइजेशन कर सकते हैं सुप्रीम बीइंग का, ईश्वर का। उन्होंने कहा कि आप अपनी बॉडी में ही मंदिर को देख सकते हैं। आपकी जो जो शरीर है, आपके शरीर में ही वो मंदिर है। केवल आपको क्या चाहिए? वो जागरूकता चाहिए। गुरु के माध्यम से आपको क्या चाहिए? वो वो चीजें समझना है। जैसे एक फेमस बुक है लियो टॉल्स्टॉय का, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, जो भगवान का जो संसार है या जो भगवान है वो आपके अंदर ही है। वही बात बसवन्ना भी बोल रहा है कि आपका जो बॉडी है वो एक मंदिर के समान है। आपका जो शरीर है वो क्या है? एक मंदिर के समान है। आपको बस उसे समझना है, अपने कर्म को करना है। और किसमें विश्वास करते हैं कि जो करुणा है या जो दया है वो धर्म की नींव है। अगर करुणा और दया नहीं है तो समझिए कि वहां धर्म नहीं। और ये ब्राह्मणिज्म में ये करुणा दया खत्म होती जा रही है, इसकी वो आलोचना कर रहे हैं। इतने कर्म कांड में हो गए ब्राह्मणिज्म की, उन्होंने व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा, अहिंसा की वकालत करते हैं। वो अपनी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस समय समाज के लिए। सबसे पहला जो है कायका का मतलब है कर्म करो। फिर दूसरा है दसोहा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, चैरिटी है। और तीसरा इष्टलिंग। आगे हम इनको देखेंगे। उनका जो मेजर क्या था कि एक इगैलिटेरियन समाज उत्पन्न हो या फिर एक समता मूलक समाज स्थापित हो। एक समता मूलक समाज की स्थापना करनी थी जहां पे क्या हो, बराबरता हो, सब बराबर लोग हों, समान हो सब। एक समता मूलक समाज उपस्थित हो, एक धर्मनिरपेक्ष, एक जो लिंग के आधार पे जो विभाजन है वो खत्म हो। ये सब इनका न्यू कॉन्सेप्ट है। तो ये जरूर लिख लीजिएगा। सबसे पहले है काय का सबसे पहला सिद्धांत, दसोहा दूसरा सिद्धांत, और इष्टलिंग। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस समय जो 12वीं शताब्दी में है, जो मंदिर के अंदर लोगों का प्रवेश नहीं है, क्योंकि उनकी कास्ट अलग होती है या कास्ट आउटडेटेड है।
तो इन सबको देखते हुए वो इष्टलिंग का जो सिद्धांत लेके आ रहे हैं कि आप एक छोटे से इष्टलिंग को भी देख ले और उसे गले में पहन ले तो भी आप भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, भगवान के समीप है। और देखिए उनकी जो कोर बिलीफ है, क्या बोल रहे हैं कि जो आपके अंदर जो सेल्फ है, जैसे कि जो हमने अद्वैता वेदांता में पढ़ा, वो जो चेतना है, जो लाइट है, वो क्या है, वो अनश्वर है, वो शाश्वत है, वो कभी नहीं, उसका रियलाइजेशन गॉड का रियलाइजेशन है। ठीक है। दूसरा क्या है कि वो बोल रहे हैं कि जो ये आपकी बॉडी है ना, यही आपका कैलाश है। आपको मंदिर के लिए बाहर नहीं जाना, आपकी बॉडी ही कैलाश है, अगर आप इसको सही से समझते हैं, देखते हैं। दूसरा क्या है कि आज के टाइम पे देखो कितने सारे फिलोसोफर्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं। अभी कुछ टाइम पहले नारायण मूर्ति जो बहुत बड़े इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इन्फोसिस के, वो क्या बोल रहे हैं कि लोगों को जो यंग है इनको इतने घंटे काम करना चाहिए, या जितने भी एक वीक में कितने घंटे काम करना चाहिए। तो जो वर्क कल्चर है कि कर्म करना, वर्क कल्चर, उसको प्रमोट कर रहे हैं। मगर यहाँ पे केवल और केवल जो वर्क कल्चर है वो किस तौर पे, वो कर्म की तौर पे कि आप अपने काम को भी निष्ठापूर्वक करें। और अगर आप वो कर्म निष्ठापूर्वक कर रहे हैं तो आपको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्क कल्चर की बात करें। दूसरा क्या है, जो ऊंच नीच है समाज में, सुपीरियर और इंफीरियरिटी है काम के अंदर अगर कोई ऊंच नीच है तो उसको खारिज करते हैं। तो मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि काम तो काम होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी सिद्धांत की रचना कर रहे हैं यहाँ पे वो, कि हर काम को इक्वल कर रहे हैं। कि ठीक है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का जॉब है तो प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहा है, मेरा काम झाड़ू लगाने का काम है तो मैं झाड़ू लगाने का कर रहा हूँ, मेरा काम पढ़ाने का काम है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सब काम बराबर ही है, उसको वो काम आता है, मेरे को ये काम आता है, मैं अपने काम में निपुण हूँ, वो अपने काम में निपुण है। तो इस तरीके के आइडियाज को प्रस्तुत कर रहे हैं कि सभी एक तरह से सामाजिक तौर पे एकता लेके आ रहे हैं कि वर्क को लेकर ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, देखिए जो उनका जो रिफॉर्म कर रहे हैं वो सामाजिक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आर्थिक भी कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे थिंकर्स हैं, अगर आप देखोगे वो सामाजिक तौर पे बात कर रहे हैं, नहीं, ये आर्थिक तौर पे भी। तो उनका जो प्रिंसिपल ऑफ है दसोगा, उसको समझना होगा। दूसरा क्या है, वो इक्वालिटी की बात करें। देखिए ये 12वीं शताब्दी है, ये ध्यान रखिए, 12वीं शताब्दी AD, ठीक है। 12वीं शताब्दी में वो जो थिंकर है हमारे बसवन्ना, वो विमेन की फ्रीडम और इक्वालिटी की बात कर रहे। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर द इक्वालिटी ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, कि जितने भी लोग हैं संसार में सब बराबर है। और ये जो अनटचेबिलिटी है बर्थ से, इसको खत्म करने की बात करें। उनकी जितने भी उन्होंने चीजें लिखी हैं उन सबको वचनों में बांधा गया है, या फिर बोला गया है कि इन्होंने ये जो वचनाज हैं, वचनाज, ये इनके लिखे हुए ग्रंथ हैं या काव्य हैं या फिर पोयम हैं। इनका जितना भी लिटरेचर है वो सारे वचनों में है। और बहुत सारे फेमस वचन है जो कि प्रमुखता तौर पे कन्नड़ा में है, कन्नड़ भाषा में। और अगर आप देखें कि ये जो वचना मूवमेंट्स है ना, इन्होंने बहुत सारी चीजों को इंस्पायर करा। इधर क्या है, लोग अपनी कास्ट, क्लास, कलर, जेंडर, सब लोग इस वचना जो मूवमेंट है, वचन जो आंदोलन है, उन सब में लोग मिल रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे भक्ति मूवमेंट भी चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि भक्ति को जन जन तक पहुंचाना है। भक्ति पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे अगर हम देखें, तो जो बसवन्ना है वो रिलीजन को आधार मान के जितना भी रिफॉर्म करना चाहते हैं, वो रिलीजन को दूर रख के नहीं, रिलीजन को साथ रख के। देखिए अब इधर हम थोड़ा सा देखिए वचनास को देखते हैं। देखिए वचना है क्या, देखिए जो वचनास है वो क्या है,
वो जितनी भी रचना है बसवन्ना की, उन सबको वचना के माध्यम से कहा गया है समाज के ऊपर। इसका वचनास के माध्यम से क्या कहा गया है कि एक हम समता मूलक समाज को स्थापना करने। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 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 ज्ञान है, उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में वचनास के माध्यम से बताया जा रहा है। और क्या है कि आज के टाइम पे तो देखिए बहुत सारा, आज के टाइम पे जो लोग हैं जो जो इस मूवमेंट्स के जो जुड़े हुए हैं, वो भी आज के टाइम पे केवल ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। और हम सब देखते हैं, जो बसवन्ना जयंती भी देखते हैं कि 3 जो मई है, बसवन्ना जयंती के लिए माना जाता है, या फिर इस दिन को मनाया जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बसवन्ना, हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है उनका सभी डोमेन में, जैसे कि हमने पहले भी बात करा, सोशो पॉलिटिकल, लिटरेरी, जो लिटरेचर, कन्नड़ साहित्य में एक अलग ही उनका वचनों का एक लिटरेचर है, स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन, इन सभी में उनका योगदान है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, दार्शनिक, आध्यात्म। हम बात करते हैं जो बसवन्ना के जो सोशल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, यानी सामाजिक राजनीतिक जो योगदान है, सामाजिक राजनीतिक योगदान। योगदान देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए 12वीं शताब्दी में वो समानता का विचार सामने रख रहे हैं कि इस टाइम पे जो लोग जो कास्ट में डिवाइडेड सोसाइटी है उनको चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। वो जितनी भी असमानता, उन सब पे आप एक तरह से प्रहार कर रहे हैं, एक समानता का विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो ये जो इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है। दूसरा जो विचार देखते हैं कि वो विमेन्स के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जो महिला हैं उनके उत्थान की बात कर रहे हैं, महिलाओं को इक्वल राइट्स देने की बात कर रहे हैं। और इस अपनी ये जो क्रांति है जिसमें वो समानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को बराबर अधिकार देने की बात कर रहे हैं, उसको वो एक अलग नाम देते हैं, वीर शैव। वीर शैव एक अलग नाम के माध्यम से बताते हैं कि ये वीर शैव मूवमेंट। आज के टाइम पे भी अगर आप सब देखोगे कि अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं, जैसे जय गुरुदेव हो गया, और भी बहुत सारे निरंकारी हो गए। तो ये सब एक अलग तरीके से समाज, इन्होंने एक तरह से अलग आंदोलन बनाया है जिसमें ये बराबरी की बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के अंदर वीर शैव एक आंदोलन बनाया, इसमें लोगों को जोड़ा गया, लोग अपने आप जुड़े इन विचारों से, समानता हो गया, बराबरी हो गया, इन सब विचारों से। तो इनकी जो मूवमेंट को जो नाम दिया जाता है वो कई बार वीर शैव मूवमेंट के नाम से भी संबोधित किया जाता है, वीर शैव। अब ये देखिए जो वीर शैव है ये क्या बात कर रहा है, एक सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है, सोशल चेंज की बात कर रहा है, ये किसी एक अलग पंथ का निर्माण कर रहा है, जो ब्राह्मणवाद है जो उसको एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन बोथ सोशल एंड रिलीजियस, कि विमेन को साथ लेके जोड़ रहा है, विमेन के साथ ये आगे चलने की बात कर रहा है बराबरी के तौर पे। ये बोल रहा है कि सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जो आइडियल रियलाइजेशन है वो सभी के लिए है, जो मोक्ष सभी के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, कि जरूरी नहीं कि कोई अमीर है गरीब है उसको रियलाइजेशन नहीं होगा, गरीब को और अमीर को होगा, ऐसा नहीं, सभी को जो रियलाइजेशन है, जो ईश्वर का जो साक्षात्कार है, जो ईश्वर से मिलन है, वो सभी को, मोक्ष सभी को प्राप्त हो। अब देखिए जो पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से या फिर
एक पॉलिटिकल थॉट की दृष्टि से ये चीजें हमें समझना जो बहुत जरूरी है। आते हैं अनुभव मंटपा। देखिए अनुभव मंटपा क्या है कि ये क्या है, एक पार्लियामेंट है कि यहाँ पे लोग आए और अपनी जो भी समस्या है, जो विचार हैं, जो आगे जो परिवर्तनकारी विचार हैं वो सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, एक तरह से आज के टाइम पे जो पार्लियामेंट जिस तरीके से काम करती है ये भी उसी टाइम पे करता था। यहाँ पे लोग आते थे, अपने अपने विचार देते थे। देखिए यहाँ पे कोई कास्ट को लेकर या फिर कोई जेंडर को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है जैसे कि पहले होता था। तो यहाँ पे क्या है, एकदम फ्री है, फ्री है, इक्वल है, इक्वल है। हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है अपनी बात को कहने समझने के लिए। एक तरह से कास्ट फ्री सोसाइटी है ये। और अनुभव मंटपा का मीनिंग क्या है कि यहां पे आप ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। अनुभव ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, इधर क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहे हैं, नए नए मूल्य या फिर जो जो वैश्विक मूल्य हैं, जो एथिक्स है उसके ऊपर बात हो रही है। तो एक तरह से पार्लियामेंट की तरह यहाँ पे लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि जो राधा कृष्णन है, जो फिलोसोफर, जो भारत के प्रधान राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने बोला है कि ये क्या है, वर्ल्ड्स द फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट, अनुभव मंटपा। क्या है, इधर इक्वल पार्टिसिपेशन है, वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन है। आप अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती, डेमोक्रेटिक है कि कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो डेमोक्रेटिक सेटअप में लिया जा रहा है, अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके से रखी जा रही है। जितने भी आपके विचार हैं, जो चाहे रेडिकल ही क्यों ना हो, वो सारे यहाँ पे अपने अपनी बातें अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे किसी से अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो अन्याय न्याय के लिए भी यहाँ पे गुहार लगा सकता है। कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे अपनी अपनी शिकायतें रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो रिपब्लिकन परेड हुई थी, तो वहाँ पे बसवन्ना का और उनके अनुभव मंडपा का चित्रण किया गया था, या फिर एक झांकी निकली थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, जहाँ पे सभी कास्ट के लोग, सभी जेंडर के लोग और जितनी भी सामाजिक समस्याएं थी वो यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और एक समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और न्याय की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद आता है जो बसवन्ना का जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, वो है इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करना। देखिए ये जो टाइम पीरियड है 12वीं शताब्दी में, इस टाइम पे ये जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको, उस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब समाज बराबरी पे है तो ये कास्ट का बैरियर नहीं होना चाहिए। और एक एक इंसिडेंट भी हुआ था जहाँ पे उन्होंने ट्राई करा था, बट जो राजा है उन्होंने रिवॉल्ट करा था, उस मैरिज को नहीं होने दिया था, जो एक इंटरकास्ट मैरिज होना था। और परंतु यहाँ पे हमें नोट ये करना है कि जो उनका जो रिफॉर्मर वाला जो आउटलुक है, जो व्यवहार है, जो रिफॉर्मर समाज सुधारक का, वो कहीं ना कहीं हद तक बहुत प्रमुख था 12वीं शताब्दी में भी। उसके बाद जो पाइनर ऑफ डेमोक्रेसी बसवन्ना, देखिए जो वर्ल्ड्स पार्लियामेंट, स्पिरिचुअल पार्लियामेंट में बात करते हैं तो एक तरह से डेमोक्रेसी की स्थापना भी कर रहे हैं। ठीक, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको वो वहां पे जगह दे रहे हैं। उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी इन द सेम मैनर कि जब वो इक्वालिटी के नोशन पे आते हैं, जब वो धार्मिक
पथ निर्माण की बात करते हैं, या फिर वो धर्म के माध्यम में ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं, तो वो जेंडर बायसेस या जेंडर की कैटेगरी से भी ऊपर उठकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि उस समय ब्राह्मणिज्म जिस तरीके से विमेन को एक कमोडिटी के तौर पे यूज कर रहा था या फिर कमोडिटी समझ रहा था, उससे वो आगे बढ़ के एक जेंडर इक्वालिटी की नोशन को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे कि हम सब ने भक्ति मूवमेंट पढ़ा है, भक्ति मूवमेंट का मीनिंग यही था कि जो भक्ति है वो आम जन तक पहुंचाया जाए। तो देखिए, भक्ति मूवमेंट्स में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जो तुलसीदास जी जो रामायण का ज्ञान है वो अवधी भाषा में लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत उस समय एक रेडिकल चेंज था कि कैसे संस्कृत का नॉलेज एक अवधी लोकल लैंग्वेज में आया। तो सेम जो बसवन्ना है, जो अपने सिद्धांत को लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे वो लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो प्रमोशन ऑफ लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, लोकल ट्रेडिशन को भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए इसी में आप जोड़ सकते हैं रिस्पेक्ट टुवर्ड्स विमेन, रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम और डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर हम उनके दार्शनिक योगदान या फिर दार्शनिक जो बिलीव है उनका वो देखें, तो सबसे केंद्र में उनका क्या रहा है, मानववाद रहा है। कि देखिए, वो मानवतावाद के एक स्टंट सपोर्टर हैं। उनकी फिलॉसफी में हमेशा मानवतावाद, मानव कल्याण। दूसरा, उनका जो काय का जो डॉक्ट्रीन है, जो कि वो बात करते हैं कि व्यक्ति को अपने लेवर के माध्यम से अपना जीवन यापन करना चाहिए, और जो उसका जो कर्म है वो बहुत प्रीसियस है, और उसके माध्यम से ही वो कैलाश की प्राप्ति कर सकता है, गॉड का रियलाइजेशन कर सकता है। उसके बाद है मोनोथिज्म, कि एक ईश्वरवाद की बात करते हैं। कि देखिए, इस समय जो 12वीं शताब्दी में, जैसे कि आज के टाइम पे भी जो हिंदुइज्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, वो एक ईश्वरवाद की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो लॉर्ड शिवा को सुप्रीम मानते हैं। प्रमोटेड डिवोशनल वर्शिप, कि जो बसवन्ना एंडोर्स डिवोशनल वर्शिप अपोजिंग ब्राह्मणिकल लेड टेम्पल प्रैक्टिस, कि वो बात करते हैं कि आपका जो डिवोशन है, जो भक्ति पूजा है, भक्ति से आप पूजा करें, ना कि आप टेम्पल में जाके जो रिचुअल्स हैं उसको आप परफॉर्म करने के बाद। नहीं, ये आपके स्वाभाविक नैसर्गिक होना चाहिए। आप जो शिवा का इष्टलिंग है, छोटा सा जो शिवलिंग है, आप उसको गले में पहन के भी आप डिवोशन प्रकट कर सकते हैं अपना गॉड को, ना कि मंदिर में जाके उसके रिचुअल्स को परफॉर्म करके। डिनाइन ऑर्थोडॉक्स फ्यूनरल प्रैक्टिसेस, जो भी अंतिम संस्कार है, जो रूढ़िवादी, जो हिंदू समाज का जो अंतिम उसकी वो आलोचना करती हैं, उसका खंडन करते हैं। बसवन्ना का जो स्वरूप है, एक मोरल टीचर, एक नैतिक टीचर के रूप में वो सामने आते हैं, जो समाज को लीड कर रहा है। कंपैशन, जो समाज में जो करुणा है, जो बात करते हैं कि दया ही धर्म का मूल्य है, उसको वो स्थापित करते हैं। कि बहुत सारे लोग हैं कि जो कहने का मतलब अपने आप को सिद्ध करने के लिए या फिर अपने वो समाज से भागते हैं, तो वो इसके खिलाफ है कि आप एकांत में रह के नहीं हो सकता, ठीक है, त्याग करके या और एकांत में रहने से जीवन में आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि आप अपने कार्य को, अपने जो दायित्व है, कर्म को करते हुए जीवन को ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने जो दार्शनिक योगदान में कारण और अनुभव को ज्यादा महत्व दिया, कि कारण, स्वतंत्र सोच, आध्यात्मिक प्रगति, इन सब का प्राथमिक स्रोत है कारण, अनुभव। अहिंसा पर उन्होंने बल दिया। तो ये सब इनके दार्शनिक योगदान में से हैं। उनके माध्यम से और उनके अनुयायियों ने एक शरण मूवमेंट की स्थापना करी है, शरण मूवमेंट चलाया,
जिसमें उन्होंने लोगों को जोड़ा और वीर सेवाइट कल्ट के में जितने भी वचनास हैं उन सब के माध्यम से समाज को एक अलग दिशा या फिर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने के ऊपर बल दिया। हम ब्राह्मण जो व्यवस्था है उससे इतर होके भी हम एक नए समाज की परिकल्पना कर सकते हैं और समझ रख सकते हैं। देखिए, बसवन्ना का एक फेमस स्टेटमेंट है कि जो चीज़ खड़ी रहती है या फिर जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो हमेशा गिर जाती है, और जो चीज़ चलती रहती है जिसमें परिवर्तन निरंतर होता रहता है वो हमेशा विद्यमान रहती है। परंतु हम देखें कि आज के टाइम में जो बसवन्ना की जो फिलॉसफीज को अपनाने वाले हैं वो केवल और केवल बसवन्ना की जो टीचिंग्स हैं उनको एक स्टैचू के मात्र या फिर एक किताबी टेक्स्ट या लिटरेचर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसको अपना नहीं रहे और उसको एक कल्ट फिगर के तौर पे उन्होंने स्थापित कर दिया है, परंतु जो उसका व्यवहारिक पक्ष है उस पर वो ज़्यादा बल नहीं दे रहे। तो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा था आज कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रहा है या फिर लोग उसको एक कल्ट की तौर पे देखने लगे हैं और वो बहुत स्थायी होता जा रहा है, वो समय के हिसाब से बदल नहीं रहा है, वो अपने अंदर भी परिवर्तन नहीं लेके आ रहा। वो उनके जो लोग हैं मानने वाले वो भी कहीं ना कहीं उनकी टीचिंग्स को पूर्णता अपना नहीं पा रहे हैं। एक बार हम फिर दोबारा से रिविजिट कर लेते। देखिए, जो ये अनुभव मंडपा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुभव मंडपा, देखिए हमने जैसे कि पढ़ा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, ठीक है, शामिल हो सकता है यानी ज्वाइन कर सकता है कोई भी। दूसरा क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, एक जिसे बोल सकते हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था। मेंबरशिप इसकी यूनिवर्सैलिटी बेसिस पे थी कि कोई भी विश्व का कोई भी पार्ट भाग ले सकता है। तो अनुभव मंडपा का ये सिद्धांत था। ये किन किन चीजों के लिए खड़ा रहता था अनुभव मंडपा, कि किसी भी प्रकार का सामाजिक समानता के लिए, सामाजिक समानता समाज में जरूरी, ठीक है, ये चेक करता था कि क्या किसी के साथ इकोनॉमिक या फिर आर्थिक अन्याय तो नहीं हो रहा है, ठीक है, आर्थिक अन्याय तो नहीं हो रहा है, ये चेक करता था। जेंडर इक्वालिटी की बात करता था। तो एक तरह से पार्लियामेंट जिस तरीके से फंक्शन करती है जेंडर, तो ये काम होते थे इसके अंदर, ये चीजें डिस्कस, और भी कोई न्याय अन्याय उन सब की बातें होती थी। तो अनुभव मंडपा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप सब देखें, जब मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये सब जो हमारा जो रिफॉर्म सिस्टम है ये कहीं ना कहीं एक लीनियर अप्रोच रखता है कि एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म को आगे करता है। और भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो जैसे इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी के लिए लड़ता है अनुभव मंडपा, ठीक है, और एक जैसे कि मैंने बताया कि एक तार्किक स्तर प्रस्तुत करता है, यह एक तार्किक स्टेज प्रस्तुत करता है कि हाँ यहाँ पे आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डेलिब्रेशन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। तो अनुभव मंडपा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बसवन्ना की फिलॉसफी में या फिर बसवन्ना के दर्शन में। अगर आप सभी को हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो जवाब हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।